तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एंजल वन लिमिटेड कंपनी को। कंपनी का आपने नाम जरूर सुना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग काम करती है। उसके अलावा कंपनी बहुत सारी दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी पिछले 5 साल के हम फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अभी में वेट करनी चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। दूसरा एक अनाउंसमेंट और है कि हमने अपने चैनल पे अब चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी चालू कर दिया है। उसमें हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हमारी तरफ से मिलेंगी। उसमें एक तो प्रेफरेंस देंगे अपने मेंबर्स को रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिए, इस कंपनी को वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। दूसरा अर्ली एक्सेस मिलेगा उनको नई वीडियोस के लिए। और साथ हम अलग से लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे मेंबर्स के लिए, तो आप उस सर्विस का फायदा भी ले सकते हैं और हमें और हमारी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइन का बटन दबा के आप उसकी बाकी सारी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एंजल वन के बारे में। जिसमें बात की कंपनी मेनली स्टॉक ब्रोकिंग काम करती है। उसमें स्टॉक्स हैं, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, इस तरह कंपनी सारा काम करती है। और काफी सारी कंपनी दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो कौन कौन सी मेन कंपनी फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है उसमें है जैसे ब्रोकिंग सर्विस फॉर रिटेलर्स। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का भी कंपनी काम करती है, जो FIDs वगैरह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके साथ में। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कंपनी काम करती है। किसी को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, वो सारे काम कंपनी करती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कंपनी देती है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, तो कंपनी म्यूचुअल फंड भी बेचती है। और साथ साथ लैंडिंग एज एन NBFC, तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से कंपनी लोन देने का काम करती है। उसमें कंपनी लोन अगेंस्ट शेयर्स वगैरह कंपनी काम करती है। उसके साथ साथ कंपनी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जैसे इंश्योरेंस है और दूसरी रिसर्च के कई सारे सर्विसेज है, तो कंपनी वो भी यहाँ पे बेचती है। तो कंपनी ब्रोकिंग के अलावा और भी काफी सारे बिजनेस कंपनी सर्विस वगैरह कंपनी देती है। फिर बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो अभी कंपनी के पास टोटल क्लाइंट बेस है 22 मिलियन लोगों का। तो कंपनी काफी अच्छा क्लाइंट बेस भी होल्ड करती है। और साथ साथ NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी के एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 6 मिलियन लोगों का है। तो कंपनी काफी अच्छे से क्लाइंट बेस भी होल्ड करती है और बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव भी हैं। दूसरी बात करें एवरेज डेली टर्नओवर, तो 44 ट्रिलियन रुपीस का कंपनी काफी अच्छा डेली टर्नओवर करती है। तो कंपनी काफी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, तो कंपनी के पास में जो इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं उसमें से 50% शेयर इस कंपनी के पास है। तो कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। साथ साथ NSE के ऊपर जो एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें भी कंपनी 50% शेयर होल्ड करती है। तो कंपनी काफी अच्छे से अपना क्लाइंट बेस बना चुकी है, इसलिए काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी को कहां से कितना करना होता है। तो कंपनी जो ब्रोकिंग का काम करती है तो ग्रॉस ब्रोकिंग से कंपनी को 68% रेवेन्यू होता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से कंपनी को 18% होता है। और बाकी जो अदर सर्विसेज कंपनी देती है, जो बाकी थर्ड पार्टी की और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग वगैरह सब चीजें, तो वहां से कंपनी को 14% रेवेन्यू होता है। और बात करें जो कंपनी को सबसे ज्यादा इसमें रेवेन्यू आता है वो ग्रोस ब्रोकिंग से आ रहा है। अब उस ब्रोकिंग में कंपनी को कहां से रेवेन्यू आता है, तो उसके अंदर जो ग्रोस ब्रोकिंग रेवेन्यू है सबसे ज्यादा कंपनी को F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं वहां से कंपनी को 85% होता है। क्योंकि बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकर है कंपनी, तो कैश पे या डिलीवरी पे तो कुछ खास चार्जेस कंपनी लेती नहीं है। तो 85% जो कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है वो F&O से आ रहा है। कैश में कंपनी को 11% आता है और कमोडिटी से कंपनी को 11% आता है। तो 4% है। कैश का जो कंपनी काम करती है फॉरेक्स वगैरह का उसमें 11% और कमोडिटी से 4%। तो मेन जो कंपनी को सारा रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करें जो आ रहा है वो F&O से आ रहा है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कंपनी को थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि जैसे भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि F&O में जो भी पैसा कमाएगा उसको कंपनी को लोगों को ज्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ साथ F&O का जो लॉट साइज है गवर्नमेंट उसको भी बड़ा करने की कोशिश करेगी। अब बड़ा अगर लॉट साइज होगा तो ज्यादा पैसा लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो छोटे इन्वेस्टर जो कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं वो कम हो जाएंगे, तो उनके हिसाब से इनके क्लाइंट भी कम हो जाएंगे और उसके हिसाब से सारी चीजें रहेंगी। तो F&O से जो कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट इन सारी कंपनीज को आ सकता है, जो कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो F&O को ही ज्यादातर
प्रमोट भी करते हैं और ज़्यादा पैसा भी उनको वहीं से कमाने के लिए मिलता है। तो वो अगर चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं इन कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद की हमने कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचती है, तो कंपनी ने कौन कौन सी थर्ड पार्टी के साथ में अपनी टाइप किया हुआ है, तो उसमें है कंपनी, उसमें स्मॉल केस है, वेस्टेड है, सेंसिबल, क्विको और मार्केट्स मोजो, इनके प्रोडक्ट भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को पिच करती है। फिर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 36% शेयर है, एफआई के पास में 15% है, डीआई के पास में 14% है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में कंपनी के 35% शेयर है। तो एफआई डीएस ने काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड इस कंपनी में लिया हुआ है 29% का। तो कुल मिलाकर हम देखें कंपनी का सारा बिजनेस फाइल, तो कंपनी काफी अच्छा बिजनेस करती है, काफी अच्छा मार्केट शेयर है और कंपनी ब्रोकिंग के अलावा और भी काफी सारी सर्विसेज देती है और एफआईडीएस ने भी अच्छा खासा स्टेक्स में लिया। अब एफआईडीएस अगर किसी कंपनी में अच्छा स्टेक लेके रखते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये लोग काफी अच्छे से रिसर्च करके सारी चीज चेक करके उसका फ्यूचर क्या है तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बात करें खास करके जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनका तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चीजों में और बढ़ोतरी ही होनी है। गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है और लोगों का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट तो ज्यादा जा रहा है, क्योंकि बैंकों वगैरह में तो कुछ खास इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो लोग ज्यादा जो स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो वहां से ही इन लोगों को फायदा मिल रहा है और काफी यंग पॉपुलेशन भी अब इन चीजों में आ गई है। पहले देखें तो ज्यादा जो मैच्योर लोग होते थे वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट काम करते थे, लेकिन अब देखें तो एफ एंड ओ इसमें बहुत सारे यंग लोग भी इसमें आ गए हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको पिछले 4-5 साल में काफी अच्छी ग्रोथ मिली है और फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस फाइल कंपनी होल्ड करती है। तो बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, जिससे कंपनी वाले और अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ देखिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो 2020 में कंपनी का था 748 करोड़, 2021 में 1300 करोड़ हो गया और फिर लगातार हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और 2024 में अब जो लास्ट कंपनी क्लोजिंग हुई है उसमें 4272 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है। तो पिछले 5 साल में काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। इसमें बात की थी, अब काफी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह काम करने लगे हैं, तो उनका डायरेक्ट फायदा इन कंपनी से मिला है। अभी आप देखा होगा तो काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि निफ्टी सेंसेक्स काफी बार अपने हाई को टच कर रहे हैं, हिस्टोरिकल हाई। तो उसी वजह से है कि बहुत सारे लोग अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। पहले बैंकिंग और एफडी वगैरह में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब जो है स्टॉक मार्केट का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है और लोगों को इसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो कहने के इसलिए ज्यादा कंपनी को कस्टमर भी एक्विजिशन मिल रही है। बात करें परसेंटेज में तो 41% के काफी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी काफी अच्छे से अपना बिजनेस होल्ड कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2020 और 21 में 24%, 36% का था, लेकिन पिछले 3 साल देखें तो 40% ज्यादा कंपनी यहाँ पे एवरेज लेके चल रही है अपने प्रॉफिट की। तो कंपनी का अगर अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर इंडिकेशन मिलता है कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस कैरी कर रही है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो हमें क्लियर बताता है कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट जो है वो उसको अच्छे से मैनेज करे, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, और कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है कंपनी उस कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करती है मार्केट में उसका भी वो अच्छे से प्राइस चार्ज करती है, कॉम्पिटिशन में कहने की उसको एज मिलती है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिलता है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं होगा तो कॉम्पिटिशन में ज्यादा चल नहीं पाएंगे और कंपनी को डिस्काउंट देकर अपना माल बेचना पड़ेगा। तो अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है उसको, तो एक बहुत ही मतलब सिर्फ एक पैरामीटर से हम कंपनी वाले बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं कि कंपनी कैसी है। तो अगर कंपनी का अच्छा मार्जिन है तो कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, उसकी इनपुट कॉस्ट कम है, ये क्लियर बताता है। और यहाँ भी इस कंपनी में ऐसे ही है, कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 82 करोड़ का 2020 में था प्रॉफिट कंपनी का, और फिर 300 करोड़, 600 करोड़, 900 करोड़ और 1126 करोड़ 2024 में। तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू बढ़ता है 41% से और प्रॉफिट बढ़ा है 70% से। काफी अच्छे से कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर लिया पिछले 5 साल में। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है और लैंडिंग का, लोन देने का भी काम कंपनी करती है। तो इस तरह की जो कंपनियां लोन देने वाली होती हैं ये ज्यादा अपने पास फ्री कैश फ्लो नहीं रखती हैं, ये ज्यादा अपना पैसा मार्केट में जो है इन्वेस्ट करके रखती हैं, या जैसे हमने बात की थी कंपनी जो है वो मार्जिन ट्रेड का भी काम करती है। तो उस तरह की चीजों में कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा रखती है, तो कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो नहीं रखती है। लेकिन फिर भी यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हुई है, अदरवाइज 3 साल के पास फिर भी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल रहा है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है।
पिछले 5 साल की जो एवरेज आ रही है वो 32% की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करती है। तो हमें दिख रहा है क्लियर कि कंपनी का जो बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और साथ साथ कंपनी अपने प्रॉफिट में से अच्छा खासा डिविडेंड भी पेमेंट कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है, कितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, क्या चीज़ रहेगी, तो कंपनी का हाई डेट होल्ड करती है 0.84 का। लेकिन हाई डेट होल्ड करने का इसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि कंपनी आगे लोन देती है, तो कंपनी बैंकों से, दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेती है और फिर आगे अपने क्लाइंट्स को लोन पे देती है। लोन अगेंस्ट शेयर्स है या मार्जिन ट्रेडिंग, इस तरह के जो काम कंपनी करती है उसके लिए पैसा उसको चाहिए होता है, इसीलिए कंपनी ने पैसा लिया हुआ है। ऐसा नहीं कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है उसको अपने लिए पैसा चाहिए, नहीं, कंपनी पैसे से पैसा बनाने वाला काम भी करती है, तो इसलिए कंपनी ज़्यादा लोन होल्ड करती है। और कोई भी कंपनी अगर लोन होल्ड करती है तो अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज हो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी काफ़ी अच्छा है, 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, उसको हर साल पेमेंट करना होता है। जबकि बात करें तो कंपनी पैसा लेके आगे पैसा दे रही है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके क्लाइंट ने एक्चुअली उसको देना है, उसको खुद ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करने की टेंशन नहीं है, इसलिए कंपनी का ICR भी काफ़ी अच्छा में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा है। कंपनी 43% का ROE जनरेट कर रहा है कंपनी ने पिछले साल का, और पिछले 5 साल की एवरेज भी 42% की है, जबकि 15% है उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, उसको काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं। लगभग 3 गुना कंपनी ROE जनरेट कर रही है अपने बेंचमार्क से, तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे पे भी कर रही है। तो कुल मिला देखें तो कंपनी बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट फाइनेंशियल होल्ड करती है। मेरे हिसाब से कंपनी का अच्छे से रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, पिछले 5 साल में प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छे से पेमेंट कर रही है, ROE बढ़िया है, और डेट बाय इक्विटी जो हाई है उसका रीजन भी हमने आपको बता दिया वो क्यों हमें हाई दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और शेयर प्राइस के बारे में। तो आप बता दूं, इस तरह जो कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस से काम करती हैं, आगे लोन देने का काम करती हैं, उन कंपनी को फ्री कैश फ्लो से वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह कंपनी ज़्यादातर फ्री कैश फ्लो अपने पास नहीं रखती हैं। जो भी पैसा उनके पास आता है उसको वापस बिजनेस में लगाती हैं, उस पैसे से वो पैसा कमाने का काम करती हैं। तो इस तरह जो कंपनी होती है उनको हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो या फिर प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यू करते हैं। कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यूशन आ रही है, उसके लिए पहले चेक करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस। और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो 2290 रुपए के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और इस शेयर प्राइस से आपसे कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग है वो सिर्फ 17 का PY आ रहा है। इंडस्ट्री की PY चेक करें तो वो भी 16 की है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी कंपनी के शेयर सस्ते हैं, और 17 का PYE जो है उससे भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी काफी सस्ते प्राइस में मिल रही है। उसका जो रीजन है वो ये है कि अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 30% डाउन हुआ है, और काफी अच्छा टाइम हमारे लिए हो सकता है अगर इस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा अच्छे से कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी है, और साथ साथ बात करें तो कंपनी के सारे फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी अच्छे से पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू बढ़ा पाई है, प्रॉफिट बढ़ा है। अभी कंपनी के बारे में, कंपनी का पूरे सेक्टर के बारे में जो नेगेटिव न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट उसमें F&O में ज्यादा चार्ज लगाएगी और उसका लॉट साइज बड़ा करेगी, तो उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों का जो बात करें तो सेंटीमेंट है वो कम हो गए हैं, और कंपनी का जो पीक अभी कंपनी ने बनाया था 3900 का था, 52 वीक में 3900 तक का कंपनी का प्राइस पहुंच गया था, और अभी 2290 रुपए के आसपास कंपनी शेयर मिल रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो भी हमें 30% डाउन पे इसके शेयर मिल रहे हैं। तो साथ देखें तो एक अच्छा, एक तो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन अच्छा है, मतलब सारे जो बिजनेस फाइल और फाइनेंशियल वो अच्छे हैं, और साथ साथ प्राइस कम है, इसलिए एक अच्छा टाइम भी है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए। लेकिन वही बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप अपने हिसाब से देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन जो भी चीजें हमें सारी पता लगी, हमने आपको अच्छे से एजुकेशन पर्पज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी अच्छी है, और अभी काफी सस्ते प्राइस पे भी उसके शेयर जो दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए। तो ये देखिए उन लोगों के लिए बात है जो नया पैसा अपना इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जो लोगों ने अपना पैसा ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया था, उनको पिछले 5 साल में 3 साल में कैसे कैसे रिटर्न मिले हैं, तो उसका भी एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। तो हमने बात की थी अभी 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 30% से कम हुआ है। 5 फरवरी 2024 को इसका शेयर प्राइस था 3212 रुपए का, और अब आ गया 2290 रुपए पे। 1 साल की बात करें तो 1 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस था 1500 रुपए का था। 3 अगस्त 2024 को 1500 रुपए का शेयर प्राइस था, अब ये 2290 हो गया। तो उस हिसाब से कंपैरिजन देखें तो 50% शेयर 1 साल में बढ़ गया है। 3 साल की बात करें तो उसमें 19% रिटर्न दिया है। 3 साल पहले यानी कि 3 अगस्त 2021 को कंपनी का शेयर प्राइस था 1320 रुपए का। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी के शेयर प्राइस में 52% की ग्रोथ दिखाई है। 5 अक्टूबर 2020 को इसका IPO लगभग आया होगा, उस समय 275 रुपए का शेयर प्राइस था, अब 2290 रुपए।
तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम 5 साल उससे ज़्यादा का होरिजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखोगे 80 to 90% कंपनियां हमें प्रॉफिट कमा के ही देंगी। अब हमने देखा कभी एक साल में प्राइस बढ़ गया, फिर 6 महीने में देखें तो फिर लोगों को नुकसान हो गया, तो ये सब चीज़ें शॉर्ट पीरियड में चलती रहती हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फायदा ही होगा, नुकसान के चांसेस कम है। लेकिन हम बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे या बिना कॉन्फिडेंस में उस प्रॉफिट कंपनी के आए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कहने सुनने पे, और फिर अगर उसका शेयर प्राइस कम होता है तो हम उसमें से एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन इसको अच्छे से पता है कि उसने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कंपनी के फंडामेंटल थे, क्या कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट थे, तब अगर कोई बंदा एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद भी अगर शेयर प्राइस गिर जाता है तो उसको कोई टेंशन नहीं, उसको पता है कि ठीक है मार्केट है, प्राइस तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म में तो ज्यादातर कंपनियां अपना बिजनेस इंक्रीज कर लेती हैं और उसी हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। तो कुल मिला बात करें तो कंपनी अच्छी है। अभी 6 महीने में जैसे बार बार कह रहे हैं 30% ऑलरेडी डाउन चल रहा है, तो काफी अच्छा टाइम है एंट्री लेने के लिए। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।